हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम हार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और ये उन सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोई भी एग्जाम हो जो बायोलॉजी से रिलेट करता होगा, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेकेंडली, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे, पूरा प्रॉपरली हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम थोड़ा बहुत जितने भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें नोट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो बेसिक से लेके तुम्हारा पूरा जो एडवांस तक है उतना वहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ, पहली बात तो पता होना चाहिए कि पोजीशन कहाँ होती है हार्ट की। तो हार्ट जो होता है थोरैक्स रीजन में होता है, प्रोटेक्टिव थोरैक्स, बेसिकली इस वहाँ पे हार्ट लाई करेगा। पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, अगर माना कि ये तुम्हारा स्टर्नम है, स्टर्नम ये वाला रीजन हो गया, तो उसके पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या होता है, तुम्हारा हार्ट जो होता है प्रेजेंट होता है। रेस्ट ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम होगा, ठीक है। उसका जो सुपीरियर स्टेज होता है वहां पे तुम्हारा जो हार्ट है वो रेस्ट करता है। नाउ, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स विच ऑक्यूपाई द लिटल स्पेसेस, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज को। Now, the space between these two cavities referred to as mediastinum। अभी मैं दिखाऊंगी सारी चीजें तुम्हें। अब ये ओब्लिक पोजीशन में होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा खड़ा हुआ है, नहीं, ये थोड़ा टिल्ट फॉर्म में होता है, जो लेफ्ट की साइड में थोड़ा टिल्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब पहले देखते हैं क्या पोजीशन होती है इसकी। ये है तुम्हारा हार्ट, ठीक है, ये वाला रीजन पूरा हार्ट है, जहाँ पे ये तुम्हारा राइट लंग हो गया है, ये तुम्हारा लेफ्ट लंग हो गया है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर स्टर्नम होगा, ऐसे करके स्टर्नम होगा, उसके पोस्टीरियर में तुम्हारा हार्ट होने वाला है, और यहाँ पे तुम्हारा डायफ्राम देखने को मिलता है। तो नीचे डायफ्राम होगा, यहाँ पे राइट लंग, यहाँ पे लेफ्ट लंग होगा, और उसके बाद में तुम्हारा ये सुपीरियर वेना केवा जो तुम्हारे हार्ट से निकलती है, एओर्टा जो हार्ट से निकलती है, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो येलो कलर का मैंने शो किया है, ये क्या है, पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है। अब हम एक बार ये देखेंगे कि ये कहाँ पे, कैसे यहाँ पे पेरिकार्डियम का रोल जो है देखने को मिलेगा ना। जैसे ये माना कि तुम्हारा हार्ट रीजन है, ये तुम्हारा हार्ट हो गया बेटा, जो बिल्कुल फिस्ट की तरह ऐसे जैसे हम बलून में पूरा धक्का मारते हैं तो तुम्हारा ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे सेम चीज है। उसके बाद में एक तुम्हारा बनता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम भी दो टाइप का तुम्हारा फॉर्म होता है, एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल, और एक होता है तुम्हारा विसरल पेरिकार्डियम। देखो, पैराइटल का मतलब होता है पेरिफेरी वाला, पेरिफेरी मतलब जो बिल्कुल हार्ट से दूर होगा। तो अगर ये तुम्हारा हार्ट है तो ये जो बाहर वाली लाइनिंग है बेटा, ये जो बाहर वाली लाइनिंग है, इसको बोला जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम, जो बिल्कुल बाहर की तरफ होगी। जबकि हार्ट की जो पास वाली होगी, जो बिल्कुल पास वाली होगी, ये जो ब्लैक वाला होगा, उसको बोला जाएगा इनर लेयर, जिसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, सॉरी पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। अब ये जो इनर लेयर है, बेसिकली ये इनर लेयर कैसी होगी, जो बिल्कुल हार्ट के कांटेक्ट में होगी, बिल्कुल हार्ट के जो कांटेक्ट में होगी, वो कौन सी होगी, विसरल पेरिकार्डियम होगी, विसरल पेरिकार्डियम होने वाली है। नाउ, इन बिटवीन दिस पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड बहता है। ये जो बीच में येलो कलर का मैंने फिल किया है, एक फ्लूइड है जिसे हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, सीरस फ्लूइड बोलते हैं। इस पेरिकार्डियल स्पेस में देखने को मिलता है ना। ये पैराइटल जो पेरिकार्डियम है, इसके अंदर कुछ कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे वाले। तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम होता है, इसमें कोलेजन या इलास्टिन के फाइबर होते हैं, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, पैराइटल पेरिकार्डियम करता है। अब जो बीच वाला स्पेस है, जैसे हम सीरस फ्लूइड बोल रहे हैं, उसका क्या रोल होता है। इस सीरस फ्लूइड में क्या होता है, कुछ मेसोथेलियल सेल होती हैं जो सीक्रेट करते हैं सीरस फ्लूइड को, और ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा और मूवमेंट कराएगा ऑफ द एपिकार्डियम ऑन द पैराइटल पेरिकार्डियम। अब ये एपिकार्डियम क्या होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली याद रखना है, सीरस फ्लूइड का काम क्या है, लुब्रिकेशन का जो है इसका काम है, लुब्रिकेशन का इसका काम होता है। ओके, नाउ अब क्या होता है, पहले एक बार फिगर दिखा देती हूँ, सारी चीज तुम्हें समझ में आ जाएंगे। देखो, ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर वाला हो गया, ये तुम्हारा पैराइटल पेरिकार्डियम हो गया है, जो अभी मैंने बताया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेरिकार्डियल कैविटी होगी, ये वाली, जिसमें क्या होता है, सीरस फ्लूइड बना रहता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद में क्या होता है, विसरल पेरिकार्डियम होता है, ये वाला जो है बेटा, ये क्या होगा, विसरल पेरिकार्डियम होगा। अब इस विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोला जाता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो विसरल पेरिकार्डियम को क्या बोला जाता है, एपिकार्डियम भी बोला जाता है। जो ऊपर वाली लेयर होगी ऑर्गन की, उसको एपिकार्डियम यहाँ पे बोला जाएगा। उसके बाद जो आती है मायोकार्डियम आती है,
उसके बाद जो आती है एंडोकार्डियम आती है, जो बिल्कुल अंदर वाली होगी, बिल्कुल अंदर वाली होगी, वो एंडोकार्डियम होगी। उसके बाद मायोकार्डियम होता है और उसके बाद में एपिकार्डियम होता है, जिसे हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी अब। नाउ अ सुपरफिशियल विसरल पेरिकार्डियम या फिर उसको एपिकार्डियम बोला जाता है। बीच वाली जो होती है मायोकार्डियम होती है, जिससे मसल और हार्ट बेसिकली इससे फॉर्मेशन उसका देखने को मिलता है। और थर्ड वाली जो होती है एंडोकार्डियम होती है, और एंडोकार्डियम वो है जो तुम्हारे हार्ट को प्रॉपर्ली लाइन करती है, उसका चैम्बर बनाती है और उसकी वॉल्व बनाती है, मेकअप द वॉल ऑफ द हार्ट। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि कौन सी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे हार्ट के वॉल्व बनाने के लिए, तो एंडोकार्डियम का मेन रोल जो है देखने को मिलता है। तो एंडोकार्डियम इसलिए याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मायोकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही तो है टिश्यू ऑफ द हार्ट वॉल, यही है टिश्यू ऑफ द हार्ट वॉल जो नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि जो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इस लेयर में देखने को मिलता है, द लेयर दैट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो लेयर है वही कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसी को हम टिश्यू ऑफ द हार्ट बोलते हैं। क्योंकि इस मायोकार्डियम में बहुत सारी कार्डियक मसल्स होती हैं और जो कार्डियक मसल्स होती है वो कैसी होती है बेटा? स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, और उसके अलावा इनवॉलंटरी होंगी, इन इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो उसमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है कार्डियम मसल्स की इसकी फीचर्स होते हैं। तो दैट स्क्वीज ब्लड थ्रू हार्ट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो मायोकार्डियम वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लेयर वी कॉल द टिश्यू ऑफ द हार्ट वॉल और द लेयर दैट हेल्प इन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, तो मायोकार्डियम उसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में क्लियरली हो गई होगी। नाउ हार्ट के फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन क्या है हार्ट का कि जो ऑक्सीजन पुअर, ठीक है, ऑक्सीजन जो पुअर तुम्हारा ब्लड है, मतलब कैसा हो गया जिसमें तुम्हारी ऑक्सीजन बहुत कम है, इसको क्या बोला जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। तो ये क्या करता है? इस ब्लड को लेता है, लेने के बाद में इसको पंप करेगा, पंप करने के बाद कहाँ पहुंचाएगा? लंग्स में पहुंचाएगा। क्योंकि लंग्स एक ऐसा तुम्हारा ऑर्गन है जो क्या करता है? तुम्हारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। तुम्हें पता है कि अभी कोरोना टाइम में लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो लंग्स है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट से पहुंचाने के लिए। अगर तुम्हारे प्रॉपर्ली लंग्स ही काम नहीं करेंगे तो ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं होगा, मतलब CO2 का O2 से एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर एक्सचेंज नहीं होगा और O2 तुम्हारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगी, सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, तो तुम्हारे सेल्स और ऑर्गन क्या कर देंगे? डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो लंग्स तक जाएगा, लंग्स क्या करेंगे? ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, O2 में CO2 का एक्सचेंज करेंगे, और जैसे ही O2 का एक्सचेंज होता है वो वापस से कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है, वापस से हार्ट में जाएगा, और जाने के बाद में सारे बॉडी में इसका सप्लाई जो है कर दिया जाता है, सारी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो to collect the oxygen poor blood and pump it to the lungs for release of carbon dioxide in exchange of oxygen। एक काम तो ये हो गया इसका। अभी हम प्रॉपर समझेंगे डायग्राम के थ्रू, जिन बच्चों को भी अगर बेसिक में भी प्रॉब्लम है तो वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। To collect oxygen rich blood from the lungs and pump it to all the tissues in the body to provide oxygen in exchange for the carbon dioxide। एक बार देखते हैं डायग्राम में। देखो ये है तुम्हारा हार्ट, ये वाली जो चीज है वो हार्ट है, और याद रखना है जो रेड है वो हम दिखा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए दिखा रहे हैं। मतलब क्या हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का? कि O2 की कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम है, ये हम शो कर रहे हैं। अगर ब्लू वाला हार्ट देखोगे तो इसमें क्या है? यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब क्या हुआ? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पे क्या है? पुअर ऑक्सीजन है, पुअर ऑक्सीजन है। ओके, नाउ होता क्या है कि पहले क्या होता है, तुम्हारी जितना भी बॉडी होती है हमारी, वो क्या करती है? यूज करती है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को ले लेगी, और हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 को रिलीज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। अब CO2 किससे बाइंड हो जाएगी? तुम्हारे ब्लड से CO2 बाइंड हो जाएगी। अब CO2 जब बाइंड हो जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वेना केवा कैरी करती है, वेना केवा कैरी करेगी, कैरी करने के बाद में यहाँ से लेके जाएगी ब्लड को, ले जाने के बाद में ये क्या करती है? तुम्हारी किस में डाल देती है? ये तुम्हारे डाल देगी हार्ट में डाल देगी। अब हार्ट के भी 4 डिवीजन होते हैं, एक बार वो डिवीजन देख लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा हार्ट, जैसे मैंने माना, इसका डिवीजन करेंगे हम 4 डिवीजन करेंगे।
पहला वाला क्या होता है, एट्रियम होता है, नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ये भी एट्रियम होगा, ये भी तुम्हारा वेंट्रिकल होगा। ओके, अब लेफ्ट और राइट कैसे याद रखना है, जो तुम्हारा हाथ जो है, जो लेफ्ट में जो हाथ है, अभी तो तुम जो भी हाथ चला रहे हो, लेफ्ट वाला चला रहे हो तो उसका राइट लिखना है उस साइड में, अगर राइट वाला चला रहे हो तो बिल्कुल लेफ्ट लिखना है, तो बिल्कुल अपोजिट करना है। जैसे ये मेरा जो है, ये मेरा राइट हैंड है, तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लेफ्ट लिखूंगी, बिल्कुल उल्टा लिखूंगी। ये क्या है मेरा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, राइट हैंड लिखूंगी, तो बिल्कुल अपोजिट तुम्हें अपने हिसाब से कर लेना है। ओके, अब क्या होता है, जैसे तुम्हारा क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मतलब पुअर ऑक्सीजन वाला ब्लड जब आएगा तो वो पहले कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, और उसके बाद वो किसके थ्रू जाएगा, अभी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो, ये वेना केवा लेके आई है उसको, जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब वो जाता है किसमें, राइट एट्रियम में जाता है। पहले कहाँ जाएगा, तुम्हारा राइट एट्रियम में जाएगा, पहले राइट एट्रियम जाएगा। उसके बाद ये वाला कौन सा रीजन है, वेंट्रिकल का रीजन है, तो ये फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ये चला गया राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद में तुम्हारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, अब दो डिफरेंस और समझने हैं तुम्हें, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन्स। आर्टरी जो होता है नॉर्मली तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको कैरी करती है, जबकि जो वेन्स हैं वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब एक ऐसा ब्लड जहाँ पे O2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है, बहुत पुअर होती है, ठीक है, बहुत पुअर होती है। लेकिन अगर मैं इस आर्टरी के सामने पल्मोनरी लगा दूं, पल्मोनरी लगा दूं, पल्मोनरी आर्टरी इसको बना दूं, तो ये क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। और अगर मैं इसके आगे पल्मोनरी वेन लगा दूं, पल्मोनरी वेन लगा दूं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो एक ही कंडीशन में उल्टा होता है जब हम इसके आगे पल्मोनरी लगाते हैं, और इसके आगे कुछ भी लगाओ फिर भी उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है। वेन्स जो होता है डीऑक्सीजनेट को ही कैरी करेगा, लेकिन अगर मैं पल्मोनरी इसके आगे लगा दूंगी तो उनका फंक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो एक बार फिर ढंग से देखते हैं सारी चीजें, और यहाँ से पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा। देखो, यहाँ से तुम्हारा ओके, आई एम सॉरी, यस, हाँ देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ से गया, वेना केवा ने लिया। उसके बाद वो यहाँ पे कहाँ पे आया, पहले राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, बहुत बेसिक बता रही हूँ, बाद में पूरा हम डिटेल में जाएंगे, डिस्कस करेंगे। राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उस पर्टिकुलर ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड था वो कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी, ठीक है। और जैसे वो लंग्स में लेके जाती है, ठीक है, लंग्स में क्या करेंगे, वो प्योरीफाई कर देगा। प्योरीफाई का मतलब क्या हुआ, O2 का एक्सचेंज हो जाता है CO2 से, मतलब CO2 ले लेगा, बाहर निकल जाएगी, और O2 को वो ले लेगा, और O2 को लेते ही बाद में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन उसको लेके आ जाएगी। तो याद रखना है, जो लंग्स के पास में होती है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जाती है, और पल्मोनरी वेन उसको लेके आएगी ऑक्सीजन ब्लड को, और लाने के बाद में वो लेफ्ट एट्रियम में डालेगी, सेकंड, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद में एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू किस में जाएगा, फिर से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, वो फिर से CO2 छोड़ेंगे, वो फिर से ऊपर जाएगा, और फिर से वो सर्कुलेशन में आएगा, और फिर से वो O2 यहाँ पे देने आ जाएगा। ओके, तो ये जो है पूरा तुम्हारा डबल सर्कुलेशन जो है देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं, तो डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हार्ट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन तब होता है जब तुम्हारा लंग्स का रोल देखने को मिलता है, लंग्स जहां पे आ जाएंगे, जहां पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा, वहां पे पल्मोनरी वाली कंडीशन आएगी। याद रखना है, जब भी हम पल्मोनरी यूज कर रहे हैं उसका मतलब लंग से ही होता है, लंग से ही होता है। जब हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का यूज आ जाता है, बॉडी पार्ट्स और हार्ट का जब कनेक्शन आएगा तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला जाएगा। अगर हार्ट और लंग्स का कोई फंक्शन आएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाएगा। इसीलिए इसको डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो सर्कुलेशन जो है यूज होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, अभी मैंने बताया एट्रियम जो होता है, ये वाला जो रीजन होता है एट्रियम वाला, एट्रियम वाला क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, और फिर क्या करता है, वेंट्रिकल में इसको पुश कर देता है, वेंट्रिकल में इसको डाल देता है। और वेंट्रिकल क्या करता है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे पल्मोनरी वेन में
और पल्मोनरी आर्टरी में डालने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी में डालने के लिए इसीलिए काफी स्ट्रांग होता है और ब्लड को प्रॉपर्ली पंप करता है और उसके बाद वो वहां से दूर चला जाता है। पल्मोनरी वेन में जा रहा है तो तुम्हारा बॉडी पार्ट्स में जाएगा, अगर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो लंग्स में जाएगा। ओके नाउ अब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप बेसिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक चीज को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सर्कुलेशन क्या है फिर दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो तुम्हारा पूरा जो बेसिक से लेके एडवांस जो है पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाना है। देखो एक एक करके बताने वाली हूँ। देखो ये हो गया तुम्हारा राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये देखते जाना जो मैं बताती जा रही हूँ। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया है, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया है, और ये क्या हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो चुका है। ये चार का डिवीजन समझ में आया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इस जो राइट एट्रियम होता है ना, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया तुम्हें कि जो वेना केवा है, वेना केवा कहाँ से लेके आती है, ऑक्सीजन जो है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। अब इस वेना केवा के दो डिवीजन होते हैं, एक इंफीरियर वेना केवा होती है, एक सुपीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर कौन सी होगी, जो बिल्कुल ऊपर होगी, देखो ये जो है वो सुपीरियर वेना केवा है, और जो नीचे वाली होगी देखो यहाँ पे ये क्या है इंफीरियर वेना केवा है। अभी मैं सिर्फ राइट के बारे में बात कर रही हूँ, लेफ्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो इसको याद रखना है। मैं राइट के बारे में बात नहीं कर, लेफ्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। देखो ये सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये तुम्हारा हो गया इंफीरियर वेना केवा। अब क्या होता है इस राइट एट्रियम में दो चीजें और होती हैं, एक होता है एसी नोड जो यहाँ पे होगा, वो मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगी, और यहाँ पे क्या होता है एवी नोड होता है, एवी नोड होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक फोसा ओवेलिस होता है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पेक्टिनेटेड मसल्स देखने को मिलती है एट्रियम वाले रीजन में, एट्रियम वाले रीजन में कुछ पेक्टिनेट मसल्स भी देखने को मिलती हैं, जो येलो कलर का मैंने तुम्हें शो कर रखा है। अब अगर तुम्हारे ब्लड को अगर तुम्हारे ब्लड को कहाँ पे, जैसे मैंने ये बनाया तुम्हारा, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, अगर तुम्हारे ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आना है बेटा, तो यहाँ पे क्या होती है कुछ वॉल्व देखने को मिलती हैं, कुछ वॉल्व देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होती है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। तो अगर राइट एट्रियम की बात करी जाएगी, राइट वेंट्रिकल को जोड़ने का जो वॉल्व काम करती है, वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद में तुम्हें क्या याद रखना है, यहाँ पे तुम्हारे कॉर्डेट टेंडिने होते हैं बेटा, ये जो होते हैं पिंक कलर का जो शो कर रखा है मैंने, इसे कॉर्डिनेट टेंडिने बोलते हैं, ये जो टेंडिने से है, ठीक है, फाइबर्स जो है तुम्हारे कॉर्डिनेट टेंडिने बोलते हैं। और उसके बाद में देखो ऐसे होते हैं कॉर्डिनेट टेंडिने, ऐसे होते हैं कुछ कॉर्डिनेट टेंडिने, और उसके बाद में ऐसे करके तुम्हारी पेपिलरी मसल्स जो है वहां से निकल जाती हैं। तो ये जो होता है पेपिलरी मसल्स होता है, और ये क्या होता है कॉर्डेट टेंडिने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद में क्या होगा, अगर तुम देख रहे हो येलो कलर का मैंने ये अंदर तक ये चीजें बना रखी हैं, ये क्या होते हैं बेटा ट्रेबिक्यूले होते हैं, जो एंडोकार्डियम में पूरी तरह रहेंगे वो तुम्हारे ट्रेबिक्यूले होते हैं, ट्रेबिक्यूले होंगे, तो ये चीज भी याद रखनी है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं पूरे फीचर्स को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये फीटल रेमिनेंट है ऑफ अ थिन फाइब्रस शीट दैट कवर द फोरामेन ओवेल। तो याद रखना है ये इसका क्या है, एक रेमिनेंट की तरह काम करता है, जो तुम्हारे इंटर आर्टियल पार्ट में एट्रियल सेप्टम में देखने को मिलता है, एक सेंट्रल डिप्रेशन है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछी गई, एक मतलब क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखना है, एक टेंडनस स्ट्रक्चर होता है, द टेंडन ऑफ टोडारो कनेक्ट्स द वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा टू द सेंट्रल फाइब्रस बॉडी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे माना कि ये एट्रियम है, और ये वाला कौन सा हो गया, ये दूसरा वाला एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट हो गया है, ये वेंट्रिकल हो गया है राइट वाला, ये क्या हो गया लेफ्ट का वेंट्रिकल हो गया है। जो इस वेंट्रिकल को जो तुम्हारे बीच में कनेक्ट करेगा वो क्या होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, ऑब्वियसली दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, और जो एट्रियम के बीच में होगा उसे इंटर एट्रियम सेप्टम बोला जाएगा। ओके, अब इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मतलब पास में क्या होता है, एक वॉल्व, एक टेंडन ऑफ टोडारो प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो इंफीरियर वेना केवा की जो वॉल्व होती है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेगा बेटा, कनेक्ट द वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा टू द सेंट्रल फाइब्रस बॉडी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे माना कि ये तुम्हारा सेप्टम था,
ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है किसकी वजह से, एक टेंडन ऑफ टोडारो की वजह से। और यही एक टेंडन जो है एक लैंडमार्क की तरह काम करता है अगर हमें एवी नोड का पता करना है तो। अगर हमें एवी नोड का पता करना है तो हम इसके थ्रू चीजों को पता कर सकते हैं। तो सिंपली क्या याद रखना है, टेंडन ऑफ टोडारो क्या होता है और इसके क्यों लैंडमार्क की तरह यूज होता है। अगर हमें एवी नोड का अगर पता करना है तो हम इसकी लोकेशन का यूज करके हम एवी नोड का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेपिलरी मसल्स। अभी मैं तुम्हें बताया पेपिलरी मसल्स ये क्या होते हैं, तुम्हारी कोऑर्डिनेट टेंडिने होते हैं, उसके ऊपर क्या होती हैं तुम्हारी पेपिलरी मसल्स होती हैं। अब पेपिलरी मसल्स नॉर्मली क्या करती हैं, डाउन ऑन द कोऑर्डिनेट टेंडिने, अभी बताया कोऑर्डिनेट टेंडिने में पेपिलरी मसल्स बाइंड करेंगी, अटैच्ड टू द लीफलेट टू सिक्योर देम इन प्लेस इन प्रिपरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखती हैं, सिक्योर करके रखती हैं उनके प्लेस को, जिसकी वजह से जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में वो पॉसिबल यहाँ से हो पाएगा। नेक्स्ट, ट्रेबिकुलर कार्ने, जैसे ये तुम्हारा वेंट्रिकल हो गया बेटा, ये वेंट्रिकल हो गया है, उसके अंदर वाले रीजन पे क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रेबिकुलर बने रहते हैं बेटा, ये जो है मीटी रिजेस बनी रहती हैं, कुछ उठा उठा सा रहता है, कॉलम ने कार्ने जिसे बोला जाता है, फिर मीटी रिजेस बोला जाता है। एक इरेगुलर मस्कुलर कॉलम होता है जो थोड़ा उठा उठा रहेगा, और ये from the inner surface of the right and left ventricle of the heart। तो वेंट्रिकल में जो देखने को मिलता है ट्रेबिकुलर कार्ने देखने को मिलते हैं, जिसे हम मीटी रिजेस भी बोलते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम देखते हैं एसए नोड और एवी नोड। ये क्या है, तुम्हारा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब एसए नोड जो होता है वो तुम्हारे किस में होता है, राइट एट्रियम में होता है, और उसके ही थोड़ा साइड में तुम्हारा एवी नोड जो है देखने को मिलता है। इस एसए नोड और एवी नोड को जो कनेक्ट करता है इसे इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। नाउ अब ये जो इंफॉर्मेशन है जो एसए नोड से अराइज होती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन अराइज होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट होते हैं यहाँ पे, उसके बाद एवी नोड के पास में जाते हैं। एवी नोड क्या करता है, उन सिग्नल को थोड़ा कम स्लो डाउन करेगा, और क्या करता है तुम्हारा एवी बंडल ऑफ हिस के थ्रू, बंडल ऑफ हिस के थ्रू उसको वहां पे ब्रांचिंग के फॉर्म में भेज देता है। एक यहाँ पे एवी बंडल में भी ब्रांचिंग हो जाती है राइट और लेफ्ट के फॉर्म में, तो वो मैंने नहीं दिखा रखा है, लेकिन याद रखना है राइट और लेफ्ट के फॉर्म में यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा बंडल ऑफ हिस का। और उसके बाद क्या होगा, ये बंडल ऑफ हिस क्या करता है, बाद में परकंजे फाइबर्स को अपना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको पास करेगा, और जैसे ही पास करेगा वो राइट वेंट्रिकल में बात पहुंचेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में बात पहुंचेगी, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से हो जाएगा, और सिस्टोल जो है देखने को मिलेगा, सिस्टोल वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, देखो ये मैं तुम्हें प्रॉपर सर्कुलेशन में समझाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पूरा स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, तो ये तुम्हें वर्ड्स पता होना चाहिए। डायस्टोल का मतलब क्या है, जब तुम रेस्ट पे होते हो, जब तुम्हारा हार्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तब वो क्या होगा, रेस्ट वाली कंडीशन में होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे तुम बाल्टी को फिल करने के लिए रख देते हो टैप के नीचे, तो बाल्टी फिल होती रहती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोला जाएगा, डायस्टोल बोला जाएगा। लेकिन जब तुम उस बाल्टी का यूज करते हो, फेंक के कुछ सफाई करते हो, तो वहां पे क्या हुआ, तुम्हारा काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्शन करने वाली कंडीशन को बोला जाता है सिस्टोल। तो जहां पे तुम्हारा फिलिंग होती है ब्लड की, उस पर्टिकुलर कंडीशन को डायस्टोल बोला जाता है। और जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होकर ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड में, या फिर एक वेंट्रिकल से दूसरे एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो उसको बोला जाता है सिस्टोल। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है ऐसे नोड में देखने को मिलेगी। तो हम एक बार ऐसे नोड को पढ़ते हैं, क्या होता है, देखो ऐसे नोड एक ऐसा नोड है जहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम ऐसे नोड थ्रू मसल्स इन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, क्योंकि अगर ऐसे नोड नहीं होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होता है जो ट्रिगर करता है मसल सेल्स को टू मेक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिस्टोल, जो एट्रिया सिस्टोल होता है वो इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहीं से तुम्हारे इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो जनरेट होते हैं। अगर ऐसे नोड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होंगे, तुम्हारा जो एट्रियम है जो फिल हो चुका था बेसिकली, उसके बाद उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो तुम्हारा ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा कोई भी फिलिंग जो है वेंट्रिकल्स में देखने को नहीं मिलेगी, और कोई भी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ब्लड का देखने को नहीं मिलेगा। अब हमें देखना है कि ऐसे नोड और एवी नोड में क्या डिफरेंस होता है। देखो ऐसे नोड को बोला जाता है साइनो एट्रियल नोड, और एवी नोड को बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड का मतलब होता है जहां से तुम्हारा कार्डिक इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जहां से जनरेट होती है बेटा, यहीं से जनरेशन होता है। ओके, ये तुम्हारा राइट एट्रियम में प्रेजेंट है,
और सुपीरियर वेना केवा के पास में प्रेजेंट है। तो जैसे माना कि ये सुपीरियर वेना केवा यहाँ से आ रही है और राइट एट्रियम में है, तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे नोड जो है देखने को मिलता है। अब इसको जो रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको रेगुलेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसीलिए क्योंकि यहाँ से तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, तो इसीलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है हार्ट का, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट ही नहीं होंगे, और अगर जनरेट नहीं होंगे तो आगे तुम्हारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा और ब्लड पंप नहीं होगा। Now, it also determine the rate at which entire heart beats. क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसी की वजह से पता चलता है कि हार्ट बीट्स का जो रेट है वो कितना होने वाला है। जैसे माना कि जहाँ पे तुम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे नोड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत जल्दी जनरेट करता है और तुम्हारा जो हार्ट है बहुत जल्दी बीट करेगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। जब रेस्ट में होते हो तो ये नॉर्मल तुम्हारा काम करेगा। अब एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ पे होता है, ये तुम्हारा बिल्कुल नीचे होगा, बिल्कुल नीचे होगा, जो राइट एट्रियम का क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस के पास में होने वाला है ना। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट करे थे ऐसे नोड ने, तो वो कहाँ जाएंगे, एवी नोड के पास में जाएंगे, वो एवी नोड के पास में जाएंगे। अब एवी नोड क्या करता है, इन सिग्नल्स को या फिर तो फास्ट कर देगा, जैसे एक्सरसाइज अगर तुम करके आते हो तो वो फास्ट कर देगा, अगर नॉर्मल है तो इनको स्लो डाउन भी कर सकता है। तो रिलीज एंड इंटेंसिफाइज द कार्डियक मसल। तो ये क्या करता है, तुम्हारा चीजों को सेट करके रखता है, सेट करके रखता है कि अगर मुझे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा करवाना है, या फिर मुझे कम की रिक्वायरमेंट है तो कम करवाना है। तो ये क्या करता है, पेस सेटर की तरह काम करता है, चीजों को सेट रखता है कि कितना उसको चाहिए। अब ये जो रेगुलेट किया जाता है एवी नोड, ऐसे नोड इसको रेगुलेट करता है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एएनएस जो है वो तुम्हारे ऐसे नोड को रेगुलेट करेगा और ऐसे नोड जो है एवी नोड को रेगुलेट करेगा। तो ये चीज जो है सारी कनेक्टेड है, इनको याद रखना है। अब आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, ऐसे नोड कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब क्या होगा, अब हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे काम यहाँ पे चलता है, पूरा पूरा प्रोसेस हम करने वाले हैं। जैसे हम पहले बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, पहले हम इसकी बात करने वाले हैं। अब बॉडी टिश्यूज हो गए बेटा, बॉडी टिश्यूज से तुम्हारा जहाँ पे CO2 ज्यादा होगा ब्लड में, और जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं सिस्टोल और डायस्टोल वाला जो कंडीशन है, जहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल ढंग से नहीं मतलब डिस्कस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उससे समझ में नहीं आएगा। पहले बेसिक पढ़ लेना, उसके बाद में पूरा कार्डियक साइकिल जो है हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका डायग्राम हो गया है, उसका तुम्हारा पूरा ग्राफ हो गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी। देखो, बॉडी टिश्यू से आ रही है, अब ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगी। जैसे मैंने तुम्हें अगर हार्ट में देखना है तुम्हें, तो देखो ये जो सुपीरियर वेना केवा है और ये जो इंफीरियर वेना केवा है बेटा, ये नीचे वाली, ये क्या करेगी, तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, यहाँ पे लेके आ गई है। लाने के बाद कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा तुम्हारे ऐसे नोड पे, ऐसे नोड पे जाएगा। अब ऐसे नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा, जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद कहाँ पे जाएगा, एवी नोड के पास में जाएगा। जैसे ये एवी नोड हो गया है, अब एवी नोड उसको सेट करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, वो जाएगा एट्रियम जो है, एट्रियम की प्रॉपर फिलिंग हो जाएगी, और जैसी फिलिंग होती है ऐसे नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो एट्रियम है बेटा, वो पहले किस कंडीशन में था, डायस्टोल वाली कंडीशन में था, मतलब बिल्कुल रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, एट्रियम किस कंडीशन में आ जाता है, सिस्टोल वाली कंडीशन में आ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा, तुम्हारे जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होंगे ना बेटा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होंगे, ये पूरी तरह यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने के बाद में क्या होगा, ब्लड जो है तुम्हारे वेंट्रिकल्स में यहाँ पे आ जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे नोड से एवी नोड पे इंफॉर्मेशन गई। अब ये एवी नोड क्या करता है, बंडल ऑफ हिस के थ्रू, जैसे ये माना ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरा क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वेंट्रिकल्स में भी ट्रांसफर कर देगा, वेंट्रिकल्स में भी ट्रांसफर कर देगा। और ट्रांसफर करने के बाद में यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे परकंजी फाइबर्स होते हैं, ऐसे करके परकंजी फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पूरी तरह वेंट्रिकल्स में उस चीज को, इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा देते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां पहुंचता है,
देखो, हाँ, देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचता है तो राइट एट्रियम हो गया है, यहाँ से तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएँगी और राइट वेंट्रिकल में तुम्हारा ब्लड जो है पहुँच जाएगा, पहुँच गया है। अब जैसे फिलिंग होगी तब तक ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेंगे, तब तक ओपन रहेंगी। लेकिन जैसे ही फिलिंग प्रॉपर हो जाती है और अगर ये चीज़ बचाने के लिए कि कहीं वापस से वो राइट एट्रियम में ना चला जाए, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, प्रॉपर्ली यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी। अब इनको ट्राइकस्पिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि 3 कस्प होते हैं इनके पास, 3 कस्प होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द एनिलस, 3 इसमें वेल्वुलर लीफलेट होंगी, 3 इसमें पेपिलरी मसल्स होंगी और 3 इसमें कॉर्डेट टेंडिने होंगे। मतलब 3 तो इसमें कॉर्डिनेट टेंडिन होंगे, 3 पेपिलरी मसल्स होंगी ऐसे करके, और 3 इसमें क्या होते हैं, तुम्हारे वेल्वुलर लीफलेट होते हैं, 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। अब ये राइट एट्रियम जैसे वेंट्रिकल में जाएगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बंडल ऑफ हिस के थ्रू पर्किंजी फाइबर के थ्रू वहां पे पहुंच जाएगा, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगी, यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तुम्हारी जो पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व है, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो देखो, ये जो पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व है जैसे माना ये पल्मोनरी जो वेन्स हैं ये क्या होंगे तुम्हारी, जैसे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गई है जो इसके लिए काम कर रही है, और जो तुम्हारा लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हो गई, ये यहाँ पे क्या होती है, एक सेमी ल्यूनार वॉल्व होती है, सेमी ल्यूनार वॉल्व होती है। अब ये सेमी ल्यूनार वॉल्व क्या करती है, ये क्या करेगी तुम्हारा कि आगे चीजों को वहां पे ओपन कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली वेंट्रिकल से अब कहाँ पे चीजें जाएंगी, तुम्हारे कहाँ पे जाने वाली, लंग्स में जाने वाली, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्ट के थ्रू जाने वाली है। तो पल्मोनरी आर्टरी के मतलब लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट के पास में यहाँ पे क्या होगा, कुछ वॉल्व होते हैं जो उसको खोलती हैं और बंद करती हैं, खोलती हैं और बंद करती हैं। तो ये जो वॉल्व है बेटा वो ओपन हो जाएंगी जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली कंडीशन आएगी, और जैसे ही ब्लड यहाँ जाएगा, जैसे ही ब्लड यहाँ पे जाएगा ऐसे करके, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, तुम्हारा वेंट्रिकल जो है यहाँ पे जैसे वो वहां पे पहुंच जाता है, तो ये क्या होंगी, तुम्हारी बंद हो जाएंगी, और बंद होने के बाद में तुम्हारा जो वेंट्रिकल है वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाएगा, डायोस्टोल वाली कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो तुम्हारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो, बॉडी टिश्यू से तुम्हारा सुपीरियर वेना के बाद उस ब्लड को लेके आती है, राइट एट्रियम में आती है, एसी नोड पे जाएगा, एवी नोड पे जाएगा, एवी नोड पे जाने के बाद वो एवी नोड क्या करेगा, बंडल ऑफ हिस के थ्रू पर्किंजी फाइबर में उस चीज को फैला देगा, पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। जैसे सिग्नल वहां पे मिलता है तुम्हारे एवी नोड, एसी नोड पे तुम्हारा जो तुम्हारा एट्रियम है, पहले डायस्टोल वाली कंडीशन में था, ब्लड भर गया उसके अंदर, जैसे भर जाता है सिस्टोल वाली कंडीशन में आता है और ब्लड को नीचे पहुंचा दिया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो खुल जाती है प्रॉपर्ली। जैसे वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व जाएंगी, वो हो जाएंगी क्लोज, और क्लोज होने के बाद में क्योंकि तुम्हारे पर्किंजी फाइबर्स हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वापस स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व जो होती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी पे होती हैं, वो ओपन हो जाती हैं और ब्लड जो है तुम्हारा पंप हो जाता है वेंट्रिकल से, पंप हो जाएगा। पंप होने के बाद में ये वॉल्व होंगे, ये भी क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करेगी, उस ब्लड को तुम्हारे कहाँ लेके जाएगी, लंग्स के पास में ले जाएगी, जहां इसका प्योरिफिकेशन जो है हो जाएगा। देखो नाउ, ये पल्मोनरी सेलुलर वर्क्स होती हैं, ऑब्वियसली ब्लड के जो वापस से आने वाली जो फ्लोइंग है उसको रोकती हैं, तो इसको भी याद रखना है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजन ब्लड में क्या होता है, हम इसी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। देखो, अब क्या होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं कि चीजें कहाँ से आने वाली हैं, तो मैंने बताया था तुमको कि जो लंग्स होती हैं, दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी याद रखना है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरी तो लंग्स पे लेके आती है ब्लड को, ठीक है, और पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, लेके जाती है ब्लड को किसके पास में, हार्ट के पास में लेके आती है। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके साथ में आएगा, वेन्स के साथ में आएगा बेटा, वेन्स के साथ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारे ब्लड को लेके आती है, यहाँ पे ब्लड को लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था बेटा, पूरा पूरा तुम्हारा ऑक्सीजन भरा हुआ था ब्लड में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो एट्रियम में आएगा, तो एट्रियम में आता है तो ये एवी नोड जो है पूरे में मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है साथ साथ करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करी जाती है राइट की,
ठीक है। राइट की अगर बात करते हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसे बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है, मतलब दो कस्प वाली वॉल्व बोला जाता है, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, जो मिट्रल वॉल्व है, वो क्या करेगी, यहाँ से ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, तुम्हारे वेंट्रिकल्स में पहुंचाएगी, वेंट्रिकल्स में पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे कॉर्डिक टेंडिने दो होंगे, यहाँ पे पेपिलरी मसल्स भी यहाँ पे दो होने वाली हैं। ओके, यहाँ वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में मायोकार्डियम में बात पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पर्किंजी फाइबर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एओर्टा के थ्रू ठीक है, एओर्टा के थ्रू क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड है वो ट्रांसफर वहां पे कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझाया था उसके हिसाब से याद रखना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा वहां पे यहाँ पे एडिशन हम करके देख लेते हैं तो तुम्हारा पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाना है। देखो एक बार यहाँ पे देखते हैं, ये तुम्हारा एट्रियम हो गया है, ये वेंट्रिकल हो गया है। यहाँ पे राइट एट्रियम में ऐसे नोड पे आता है, फिर एवी नोड पे आता है, उसके बाद में तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाता है, और वेंट्रिकल्स में जो बंडल ऑफ हिस होता है, ये वाला बंडल ऑफ हिस, ये क्या करता है, पर्किंजी फाइबर के थ्रू मायोकार्डियम में पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो है कराना स्टार्ट कर देता है। अब जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा वॉल्व होता है, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व होगा, जो उस चीज को प्रिवेंट करेगा वापस आने के लिए। यहाँ पे जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। उसके बाद हम अगर लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो पल्मोनरी वेन उसको लेके आती है, लेने के बाद वेंट्रिकल में डाला जाता है एट्रियम के बाद में, और एओर्टा जो होता है, एओर्टा क्या करेगा, उस ब्लड को लेके जाएगा और बॉडी टिश्यूज को ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो वही सेम चीज है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजनेट ब्लड हुआ पल्मोनरी वेन के थ्रू तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद में बाइकस्पिड वॉल्व होती है, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, जिसमें दो लीफलेट होते हैं, दो पेपिलरी मसल्स होंगे और दो कोऑर्डिनेट टेंडिने होंगे। तो ये भी चीज याद रखनी है। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, उसके बीच में जो तुम्हारी वॉल्व होती है उसे एओर्टिक सेमिल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना है। उसके बाद एओर्टा में जाने के बाद में बहुत सारी आर्टरीज में चली जाएगी वो चीजें, कोरोनरी आर्टरीज में। आर्टरीज का जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको आर्टेरियोल्स बोलते हैं। जैसे माना कि ये आर्टरीज थी, अब इसका डिवीजन हुआ छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसको क्या बोला जाएगा, आर्टेरियोल्स बोला जाएगा। अब ये आर्टेरियोल से थोड़ी थोड़ी कैपिलरीज में जाएगी और तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को मिलेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, O2 का CO2 से एक्सचेंज होगा, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्म हो जाएगा, पल्मोनरी वेन्स फिर से लेके आएंगी, लेने के बाद इंफीरियर वेना के वेन्स जो होंगी वो डीऑक्सीजन ब्लड को लेके जाएंगी और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा में दे देंगी, और फिर से राइट एट्रियम हार्ट में फिर से ये चीजें जाएंगी, फिर से वो लंग्स में जाएंगी, फिर से वो प्यूरिफाई होकर फिर से राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में वो चीजें आ जाएंगी। तो ये पूरा जो होता है तुम्हारा ब्लड का स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है आज। और रही तुम्हारे कार्डिक साइकिल की, जहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल की बात करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल मैंने तुम्हें हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया है, जहाँ पे हर चीजें याद रखनी है, बंडल ऑफ हिस वगैरह, तुम्हारा पर्किंजी फाइबर हो गया है, कॉर्डिक टेंडिने क्या होते हैं, फोसा वायरस क्या होता है, एसी नोड और एबी नोड क्या होता है, ये सारा चीज तुम्हें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसका कंट्रोल कैसे होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, याद रखना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो रिलीज होते हैं हार्मोन, ये क्या करते हैं, तुम्हारा कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, सिग्नल को बढ़ा देते हैं। ऐसे नोड जो होगा एबी नोड में जो ट्रांसफर करेगा, ज्यादा सिग्नल ट्रांसफर करेगा, एबी नोड भी ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ पैरासिम्पैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब तुम रेस्ट में हो, जब कोई काम नहीं कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो हार्ट रेट होता है बेटा वो कम होता है, हार्ट रेट कम होता है। तो सिंपैथेटिक याद रखना है, एक्सरसाइज अगर करोगे तो ऑब्वियसली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वहां पे रिलीज हो जाएंगे। अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिलीज नहीं होगा, इसलिए हार्ट रेट जो होगा वो तुम्हारा नॉर्मल रहने वाला है, डिक्रीज रहने वाला है। ओके, अब इसको कैसे याद रखना है, एक और चीज मैं इसके साथ रिलेट करके पढ़ा देती हूँ तो तुम्हारा याद रहेगा वो सारी चीजें। देखो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का कभी भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पूछा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम और तुम्हारा हार्ट रेट। हार्ट रेट, तो अगर तुम एग्जाम देने जाते हो, अगर तुमने देखा होगा एग्जाम देने जाते हो तो तुम बहुत घबराते हो, तुम्हारे हार्ट रेट जो है काफी इंक्रीज हो जाती है और तुम्हारा जो पेट का डाइजेशन है वो बहुत रुक जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, अजीब सा लगता रहता है, वॉमिटिंग आई, ये सब हुआ। क्यों होता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, तो भाई जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है वो रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और उनका उल्टा ही इफेक्ट होता है डाइजेशन पे, मतलब वो डाइजेशन को खराब कर देते हैं, डाइजेशन को खराब कर देते हैं। लेकिन अगर तुम नॉर्मल घर में रह रहे हो और कोई भी टेंशन नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक वहाँ पे काम करेगा और हार्ट रेट जो होगी नॉर्मल होगी, हार्ट रेट नॉर्मल होगी और तुम्हारा डाइजेशन भी यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर यहाँ पे डाइजेशन तुम्हारा हो जाएगा। तो आई होप ये चीज कवर हो गई होगी और कार्डियक साइकिल जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 होगा, वहाँ पूरा मैं ग्राफ के थ्रू डिस्कस कर दूंगी, तो जहाँ जितने भी क्वेश्चन वहां से बनते हैं तो वो कवर हो जाएंगे। फिलहाल अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे बता देना, मैं दोबारा से इसको समझा सकती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जस्ट लेट मी नो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं एक बार उनको पढ़ लेना और उसके बाद सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी नया बच्चा है प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।